छोटे से गांव रामपुर में शंकर नाम का एक गरीब और सीधा सादा किसान अपनी बेटी गौरी के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। शंकर कड़ी मेहनत करके खेतों में काम करता और थोड़ा अनाज उगाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। गौरी बड़ी ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो हमेशा अपने पिता के कामों में हाथ बटाती थी। शंकर पिछले कई वर्षों से अपनी बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे पैसे जमा कर रहा था। उसकी दिली इच्छा थी कि वह अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करे। अब उसके पास इतने पैसे जमा हो गए थे जिससे वो गौरी की शादी धूमधाम से कर सके। उसने श्यामपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ लिया था और जल्द ही शादी की तारीख नजदीक आने वाली थी। उसी गांव में ठाकुर सूरज सिंह नाम का एक जालिम सेठ रहता था, जो गांव के लोगों को खूब परेशान करता था और उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता था। ठाकुर सूरज सिंह के अत्याचारों से पूरा गांव त्रस्त था, लेकिन उसके डर से कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन ठाकुर सूरज सिंह से उनका नौकर उत्सुकता से बोला, मालिक, आपको पता है शंकर अपनी बेटी गौरी की शादी बड़े धूमधाम से करने की तैयारी कर रहा है और उसने दूर दूर के रिश्तेदारों और मेहमानों को निमंत्रण भेजा है। इस गरीब शंकर के पास इतने पैसे कहां से आ गए जो अपनी बेटी की शादी इतनी शान से कर रहा है? जरूर इसने कहीं से ज्यादा पैसे जुटा लिए हैं। ये अच्छा मौका है इससे कुछ रकम ऐंठने का। मालिक, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, तुम जाओ, जाकर लाखन को भेज देना। लाखन, तुम अभी रामपुर जाओ और शंकर से कहना कि जब वो मुझसे कर्ज लेने आया था तो मैंने उसकी मदद की थी, और अब जब उसकी बेटी की शादी हो रही है तो वो अपना पुराना हिसाब चुकता कर दे, ब्याज समेत। ठाकुर जानता था कि शंकर ने कभी उससे कोई कर्ज नहीं लिया। लाखन ठाकुर सूरज सिंह का हुक्म मानते हुए तुरंत रामपुर के लिए रवाना हो गया। वह शंकर के घर पहुंचा और उसे ठाकुर साहब का संदेश सुनाया। शंकर लाखन की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। लाखन भाई, ठाकुर साहब को गलतफहमी हुई है। मैंने उनसे कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया। मेरी बेटी की शादी के लिए जो भी पैसे मैंने जमा किए हैं वो मेरी सालों की मेहनत की कमाई है। लाखन ठाकुर सूरज सिंह के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। वो शंकर को धमकाते हुए बोला, शंकर, तुम ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। ठाकुर साहब सब जानते हैं। अगर तुमने उनका कहना नहीं माना तो तुम्हारी बेटी की शादी में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो ठाकुर साहब क्या कर सकते हैं। लाखन की धमकी सुनकर शंकर बुरी तरह से डर गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। शादी के दिन गौरी दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बैठी थी और बारात का इंतजार कर रही थी। तभी गांव के कुछ लोग भागते हुए आए। शंकर भाई, ठाकुर सूरज सिंह अपने आदमियों के साथ गांव में आ रहा है और उसके हाथ में लाठी और डंडे हैं। ये सुनकर शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लाखन की धमकी याद आ गई और वो समझ गया कि अब क्या होने वाला है। जब ठाकुर सूरज सिंह अपने लठैतों के साथ शंकर के घर पहुंचा तो वो शंकर को देखते ही चिल्लाया, क्यों रे शंकर, बेटी की शादी तो बड़े धूमधाम से कर रहा है और तूने हमें बुलाया तक नहीं, और सबसे बड़ी बात, तूने मेरा पुराना कर्ज भी नहीं चुकाया। आज मैं तुझे बताता हूँ कि कर्ज न चुकाने का क्या अंजाम होता है। शंकर डरते हुए ठाकुर सूरज सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, ठाकुर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैंने आपसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। ये मेरी बेटी की शादी का शुभ अवसर है। कृपया करके कोई बखेड़ा न खड़ा करें। लड़के वाले आने वाले हैं, अगर यह सब देखेंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ठाकुर सूरज सिंह अपनी अकड़ में बोला, बदनामी की तुझे तब चिंता नहीं हुई जब तूने इतने पैसे जुटा लिए। जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो मेरा कर्ज ब्याज समेत अभी चुका, वरना मैं इस शादी को यहीं रुकवा दूंगा। शंकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, ठाकुर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको तुरंत दे सकूं। मेरी बेटी की शादी के लिए जो भी जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो रही है। आप मुझ पर दया करें। दया? गरीबों पर दया दिखाने वाला मैं नहीं हूं।
मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। तभी गौरी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर बाहर आ गई। ठाकुर साहब, आप हम गरीबों पर रहम करें। ये मेरे पिता की सालों की मेहनत की कमाई है जो मेरी शादी में खर्च हो रही है। उन्होंने आपसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। अगर आप इस तरह से हमें परेशान करेंगे तो मेरी शादी कैसे होगी? मेरी इज्जत का क्या होगा? गौरी की बात सुनकर ठाकुर सूरज सिंह और भी गुस्सा हो गया। उसे एक गरीब लड़की का इस तरह से सामने आकर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने एक लठैत को इशारा किया और वो आगे बढ़कर गौरी को धक्का देने ही वाला था कि उसी वक्त बारात आ पहुंची। दूल्हे रोहन ने जब यह सारा तमाशा देखा तो वो अपनी घोड़ी से उतर पड़ा और आगे बढ़कर ठाकुर सूरज सिंह से बोला, ठाकुर साहब, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक गरीब और बेसहारा आदमी को इस तरह से परेशान करें और एक लड़की की शादी में विघ्न डालें। अगर शंकर ने आपसे कोई कर्ज लिया भी है तो आप उसे प्यार से मांग सकते हैं। इस तरह से धमकाना और गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है ठाकुर साहब। ठाकुर सूरज सिंह रोहन को देखकर और भी भड़क गया। उसने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? यह मेरा और शंकर का मामला है। तुम अपनी बारात लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। रोहन ने निडरता से जवाब दिया, ये सिर्फ इनका नहीं है, पूरे गांव का मामला है। आप हमेशा गरीबों पर अत्याचार करते हैं और अब एक बेटी की शादी में बाधा डाल रहे हैं। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सुनकर ठाकुर सूरज सिंह और उसके लठैत गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने रोहन और बारातियों पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। रोहन और उसके साथी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी पलटकर मुकाबला किया। जब ठाकुर सूरज सिंह ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है और रोहन और बाराती उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो वह डर गया। उसे लगा कि अगर गांव के और लोग इकट्ठा हो गए तो उसकी खैर नहीं रहेगी। इसलिए वो अपने बचे हुए लठैतों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। ठाकुर सूरज सिंह के भाग जाने के बाद माहौल शांत हुआ। शंकर और गौरी ने रोहन और बारातियों का आभार व्यक्त किया। रोहन एक नेक और साहसी युवक था। वो गरीबों और मजलूमों की हमेशा मदद करता था। मैं हमेशा गरीबों के साथ हूं और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। इसके बाद गौरी और रोहन की शादी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। गौरी अपने नए घर में खुशी खुशी विदा हुई और शंकर ने भी चैन की सांस ली। इस घटना के बाद पूरे गांव में रोहन की बहादुरी की चर्चा होने लगी और लोगों को ठाकुर सूरज सिंह के अत्याचारों से लड़ने की प्रेरणा मिली। यह कहानी रामपुर के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही, जिसने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। बलियापुर गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुरेश जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो जंगल खत्म होते जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों को काट कर कंपनियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहाँ से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? कब तक यूं लकड़ियां काटकर हम अपना गुजारा करते रहेंगे? तुम कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? हमारे मोहल्ले में जो रवि रहता है, उसकी जमीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है। वे लोग उस पर कंपनी बनाएंगे। उसके बदले में रवि को करोड़ों रुपये मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 1 करोड़? मुझे तो करोड़ का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ
तब कहीं जाकर 200-300 रुपये कमा पाता हूँ। लेकिन रवि इतने पैसे का क्या करेगा? उन पैसों से उसने 4 बीघा जमीन खरीद ली है और बचे हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेचकर 4 बीघा जमीन ले ली और फिर भी पैसे बच गए, अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। यह तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी जमीन बेच दो। वैसे भी आजकल खेती में रखा ही क्या है, जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार होती नहीं। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़े लग जाते हैं। लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता, वो मेरे पूर्वजों की निशानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारी सोच अभी भी पहले जमाने की है। दुनिया को देखो कितनी आगे बढ़ रही है और तुम आज भी वहीं के वहीं हो। कभी अपने हालात भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो तब कहीं जाकर 100 रुपये कमा पाते हो और कभी कभी तो वह भी नहीं कमा पाते। तुम सही कह रही हो। मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। मैं कल ही जमींदार के पास जाऊंगा। हो सकता है उनकी नज़र में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी ज़मीन खरीद ले। इस ज़मीन को बेचकर हम भी दूसरी ज़मीन खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। अगले ही दिन सुरेश जमींदार के घर पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ बोलो, क्या काम था? दरअसल मुझे अपनी जमीन बेचनी है। अगर आपकी नज़र में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो आप मुझे बता देना। तुम कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? मालिक, वही जमीन जिसकी गिरवी रखकर मैं आपसे पैसे ले गया था। अब लकड़ी का काम तो बचा नहीं, इसीलिए सोच रहा हूँ जमीन बेचकर कोई कारोबार शुरू कर लूँ। जमींदार अपने मन में सोचता है कि सुरेश की वो जमीन तो बहुत महंगी है, लगभग 3 करोड़ की। अगर वो जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। सुरेश, तुम सही कह रही हो। तुम एक काम करना, कल मुझे एक बार अपनी जमीन के कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं कल ही अपनी जमीन के कागजात लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपनी जमीन के कागजात लेकर जमींदार के घर आता है। यह लीजिए जमींदार जी, मेरे घर के कागजात। मैंने कागजात बहुत संभाल के रखे थे। जमींदार सोचता है कि वह सुरेश से यह जमीन कैसे अपने नाम करवाए। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार सुरेश से कहता है, अरे सुरेश, यह तुम्हारी जमीन तो सरकारी है, कागजों में साफ साफ लिखा है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है मालिक? यह कागजात मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे और पिताजी को उनके पिताजी ने दिए थे। यह जमीन तो हमारे पास बहुत पहले से है, फिर यह सरकारी कैसे हो सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे जो कागज पर लिखा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पर लिखा क्या झूठ होता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो किसी और से दिखवा लो। पहले जमाने में कोई भी किसी की भी जमीन ले लिया करता था। जमीन पानी की तरह मुफ्त में मिलती थी। तुम्हें पता है, मेरे दादाजी के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो दादाजी की बहुत सेवा करता था, इसीलिए मेरे दादाजी ने उसे 50 बीघा जमीन यूं ही मुफ्त में दे दी थी। अगर आज वो जमीन मेरे पास होती तो कम से कम 100 करोड़ की होती। पहले जमाने में किसी को क्या पता था कि ये सरकारी जमीन है या किसी और की। तो जमींदार जी, मुझे अब क्या करना होगा? यह जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके यह जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन किसी के नाम नहीं होती, उस पर सिर्फ सरकार का ही हक होता है।
अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वह सरकार को बता देगा और फिर सरकार तुम्हारी यह जमीन तुमसे छीन लेगी। इसीलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में नहीं बताना और ना ही किसी को कागज दिखाना, वरना तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, समझ लो। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मालिक, आप ही बताइए मैं क्या करूं अब? वैसे तो मैं सरकारी मामलों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम सीधे साधे आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। क्या मालिक? तुम्हारी यह जमीन मैं ले लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले में केवल 10 लाख रुपये ही दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार को जब भी पता चल गया तो वह यह जमीन मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसीलिए तुम्हें मैं 10 लाख दे रहा हूँ, वरना मैं जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वैसे भी सरकार एक न एक दिन यह जमीन ले ही लेगी। मालिक, आप सही कह रहे हैं, सरकारी चीज का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं है। आप यह जमीन ले लो और मुझे 10 लाख रुपये दे दीजिए। जमींदार सुरेश से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है और सुरेश को 10 लाख दे देता है। सुरेश पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बात सुनकर रीमा के होश उड़ जाते हैं। यह आपने क्या किया? करोड़ों की जमीन यूं ही पानी में बहा आए। एक बार मुझसे पूछा तो होता। उस जमींदार ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बात में आ गए। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? तुम कोई भी काम सही से नहीं कर सकते हो क्या? अभी मुझे उस जमींदार के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। सुरेश अपनी पत्नी को लेकर जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में रवि मिलता है। अरे भाभी जी, क्या बात है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो आप दोनों? क्या बताऊं भाई साहब, तुम्हारे भैया जमींदार के पास अपनी जमीन को बेचने के लिए गए थे, लेकिन जमींदार ने इनको पागल बना दिया और हमारी जमीन सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली। यह तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी, आपकी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे वो तो सुरेश के दादाजी ने खरीदी थी मेरे दादाजी के साथ, और सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होती है। एक बार मुझे बता देते तो मैं वो जमीन बिकवा देता। सुरेश भाई, तुमने यह क्या कर दिया? अब तुम ही बताओ भाई, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जमींदार एक नंबर का बदमाश है। हमें गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। रवि दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार से कहते हैं, क्यों कन्हैया लाल जी, आपने सुरेश की जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली? अरे आप गरीब लोग की मजबूरी का फायदा क्यों उठाते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? सुरेश से वो जमीन मैंने 10 लाख में खरीदी है। अरे मेरे पास खुद चलकर वो अपनी जमीन बेचने आया था, मैंने उससे कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। सुरेश, क्या ये सही कह रहे हैं? तुम इनके पास जमीन बेचने गए थे? मुखिया जी, मैं जमींदार जी के पास पूछने गया था कि अगर आपकी नज़र में कोई आदमी हो जो मेरी ज़मीन खरीद सके तो मुझे बताना, लेकिन जमींदार जी ने मेरी ज़मीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख रुपये दे दिए, लेकिन यह ज़मीन करोड़ों की है। सुरेश, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो? तुम जानते भी हो करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? कभी देखे भी हैं करोड़ों रुपये? जब तुम अंगूठा लगा रहे थे तब तुम्हें दिखा नहीं कि तुम्हारी जमीन करोड़ों की है या लाखों की? तुमने अपनी मर्जी से जमींदार को जमीन बेची है। फिजूल में भले आदमी को परेशान करते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी हैं
उन पर आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दरअसल गांव का मुखिया भी जमींदार से मिला हुआ होता है, इसीलिए वह जमींदार को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन रवि एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। वह मुखिया से कहता है, मुखिया जी, सुरेश एक अनपढ़ आदमी है। जमींदार जी ने धोखेधड़ी से जमीन अपने नाम करवाई है। आप इंसाफ कर दीजिए। अब तुम हमें इंसाफ करना सिखाओगे? तुम देख नहीं रहे हो, सुरेश ने जमींदार से 10 लाख रुपये लिए हैं। फिर इसमें धोखाधड़ी वाली बात कहाँ से आ गई भला? मुखिया जी, मुझे लगता है आप भी जमींदार से मिले हुए हो। अरे आप दोनों मिलकर सुरेश को लूट रहे हो। मैं आप दोनों पर आईपीसी की धारा 420 का केस करूंगा, जो कि धोखेधड़ी के लिए लगाई जाती है। ये 420 की धारा क्या होती है? अरे मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। तुम यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। मुखिया समझ जाता है कि रवि एक पढ़ा लिखा इंसान है और अगर मुझ पर कोई केस हुआ तो मेरा मुखिया का पद छिन जाएगा और जो जेल होगी सो अलग। अरे रवि भाई, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो इससे हमारे ही गांव की बदनामी होगी। हम इस मामले को यहीं पर हल कर लेते हैं। जमींदार जी, सुरेश एक अनपढ़ आदमी है। आपको इसकी जमीन वापस करनी होगी। लेकिन मुखिया जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आपने वह जमीन सुरेश से धोखे से ली है, इसीलिए अभी के अभी सुरेश को वह जमीन वापस करनी होगी। जमींदार सुरेश की जमीन के कागजात वापस कर देता है। इस तरह रवि अपनी समझदारी से सुरेश की जमीन वापस दिलवा देता है।